गुड इवनिंग। खुश रहो। होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 2 डिस्कस हो चुका है। यार मैं होमवर्क भूल जाता हूँ फ्रैंकली। मैंने क्या 3 और 4 दिया था क्या होमवर्क? 3 एंड 4 है ना? ठीक है। पहले क्या जेई मेंस डिस्कस कर दूं कि सर वो जेई मेंस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा? पहले 4 डिस्कस करते हैं फिर 3 करते हैं। चलो एक्सरसाइज 4 1 to 5 एनी डाउट? एक्सरसाइज 4 क्विकली है ना? 99.5 प्लस कंफर्म ना आने चाहिए। ओनली 5th क्वेश्चन, ओनली 1 एंड 5। रुक जा यार, 1 कैसे पूछ सकता है? रुक जा। ट्रायंगल इज, एक बात बताओ, ओरली सुनना बात को। इसमें सबसे बड़ा साइड जो है, तुमको लगता नहीं सबसे बड़े साइड का अपोजिट एंगल निकाल दो, है ना? क्योंकि अगर कोई ऑब्ट्यूज है कि सर ऑब्ट्यूज एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल किसका अपोजिट होगा? ऑब्वियसली लार्जेस्ट का। तो मैं एक काम करता हूं कि इसका लार्जेस्ट साइड मुझे 5x प्लस 5y दिख रहा है। इतना तो तुमको ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा कि सर फर्स्ट क्वेश्चन में 5x प्लस 5y का अपोजिट, गुड, का अपोजिट कोसाइन लॉ से एंगल निकाल दो। तो आई एम श्योर कि कोसाइन लॉ से तुम एंगल निकाल लोगे और फिर तुम देख लेना कि क्या क्या रिलेशन आता है। वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या जीरो आता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ट्रायंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट पता पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 32/3 आ रहा है। यार क्वेश्चन नंबर 3 में 33, तो तुम गलत कर रहे होगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गलत किया है इसलिए तुम्हारा गलत आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सही दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी, मीडियन एडी बीई, ए से मीडियन, बी से मीडियन, ठीक है। एंगल डीएबी 30 डिग्री, डीएबी ये 30 डिग्री। एंगल एबीई, एबीई ये एंगल 60 डिग्री। तो यार जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, मालूम है क्या करेगा? कहेगा सर 30 60 90। गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? अब ये 30 60 90 आने से एडी 4, एडी ये 4 है। तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर आप तो ये सेंट्रॉइड हो गया आपका जी, तो आप एजी लिख दो ना, एजी, एजी 2:1। तो मेरे ख्याल से ये 2/3 ऑफ 4। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? फाइन। और अगर ये 2/3 4 है तो ये लेंथ, यार वो राइट ट्रायंगल की मदद से कर लो ना, कि एल्टीट्यूड तो 8/3 इंटू tan 30। अगर मैं सही बोल रहा हूं ना, मैं एल्टीट्यूड अपॉन बेस इज tan 30। तो कुछ लोग समझ गए कि मैं AGB ट्रायंगल का एरिया लिखने जा रहा हूं, और सबको पता है कि ABC का एरिया इसका 3 टाइम्स होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है। कुछ लोगों को बात याद आई कि सर वो सेंट्रॉइड पर जो ट्रायंगल्स बनते हैं ना, वो तीनों बराबर होते हैं, या आपने कॉपी में नोट लिखवाया है। तो AGB का आंसर निकाल दो, क्योंकि मैंने वैल्यूज तुमको लिख दी है ना? बेस एल्टीट्यूड दोनों लिखा हुआ है। गेट द वैल्यू, उसका 3 टाइम्स कर देना, आंसर सही आ जाएगा। आंसर सही आया ना? सही है, चिंता मत करो। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट नाम पढ़ने दो मुझे। दीपांशु, ओके दीपांशु, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, है ना? तो आई विल नॉट टेल दिस प्रॉब्लम कि सर 60s का सवाल
आईआईटी का 60s का क्वेश्चन कुछ लोगों को याद आया है ना? तो मैं तो कहता ही था कि भाई आईआईटी मेंस में खास तौर से अपने शीट के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो शीट का मैंने तो शीट का क्वेश्चन भी बताया था, ठीक है ना, कि ये जो शीट का प्रॉब्लम है जो कि मुझसे क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, ये 60s में आईआईटी में आया था, ठीक है ना? तो चिंता मत करो, मैं दोबारा थोड़ी बताऊंगा। मैं एक बार तो कुछ क्वेश्चंस बताता नहीं हूं, तो तुमको क्या लगता है कि सर आप कभी कुछ सवाल तो आप एक भी बार नहीं बताते हो, तो क्या आप कुछ सवाल 2 बार बताओगे? ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, है ना? तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम सारे लिख रहे हो 7 6 9, 7 6 9, 7 तो हो गया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है एरिया, तो 2 डेल्टा अपॉन ए हो गया हाइट, साइन ए, तो 2 डेल्टा अपॉन ए एच पी का मतलब हो गया ए ए पी, है ना? 2 डेल्टा अपॉन ए एच पी दिया है ना, तो 2 डेल्टा अपॉन ए एच पी, तो इससे ए बी सी ए पी, और जिसका ए बी सी ए पी हो गया उसका साइन ए साइन बी साइन सी भी ए पी हो गया। चलो 9th क्वेश्चन, यार मुझे लग रहा है ये बाई मिस्टेक आ गया, क्योंकि अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की नहीं है ना? तो ये क्वेश्चन तुमको दोबारा रिपीटेड स्ट्रेट लाइन में भी कहीं मिल जाएगा, ठीक? तो अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात ही नहीं करना चाहता, अभी इस सवाल को छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दो अभी, ठीक? नहीं, एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेट लगाना नहीं चाह रहा है, तुम समझ रहे हो, हम लोग सर अभी ज्योमेट्री सीख रहे थे, ये कोऑर्डिनेट की बात कहां से आ गई, राइट? नहीं, वो मैं जानता हूं कि तुम एच जी और 2:1 सब जानते हो, ठीक, बट स्टिल मैं इंटरेस्टेड नहीं था अभी बताने में। कर लो, अच्छा ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर आई नो, जी आई नो, तो सरकम सेंटर ऑल्सो आई नो, पढ़ाया हुआ मैंने, यूलर लाइन बताई हुई थी ना, कि कोलिनियर 2:1 सब पढ़ा रखा है मैंने। तो सरकम सेंटर आ गया, सी इज द सरकम सेंटर, सी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए सी एस डायमीटर, यार ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारे सामने है, सी तुमने निकाल लिया, ठीक है? अरे एक सेकंड, ये ए और बी ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, डोंट वरी, ठीक है? ए एंड बी आर नॉट द वर्टिसेस, ओके? दे आर एक्चुअली ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, तो ठीक है, सी ए डायमीटर, ठीक है? तो आई नो सी, आई नो ए, निकाल तो दिया मैंने सी 2:1 से, तो मेरे पास सी पता है, मेरे पास ए पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से सी ए आ गया, तो डायमीटर की वैल्यू आ गई, ठीक? तो उसका आधा कर देना आंसर। चलो एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन 1 to 5, एनी डाउट? एक्सरसाइज 3 क्विकली, नो डाउट? 1 से लेकर 5, 5 एंड 2, 5 तुम्हारा फेवरेट मेथड। मैं देखता हूं कि कई लोग बेचारे नेपियर नेपियर चिल्लाते रहते हैं, तो जब नेपियर की जरूरत पड़ी तब लगाना चाहिए ना। अब पहले पहले मैं 5 बता देता हूं, कॉस ए माइनस बी, तो tan a माइनस बी बाई 2 निकाल दिया, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, मानते हो ये tan स्क्वायर आ गया, a माइनस बी बाई 2, तो ये रहा tan a माइनस बी बाई 2। मानते हो कैपिटल ए कैपिटल बी से बड़ा है, क्यों? क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी से बड़ा है, तो जो tan a माइनस बी बाई 2 होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट के आगे प्लस ले रखा है। अब तुम तो जानते हो सर नेपियर्स फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कॉट सी बाई 2। कुछ लोगों को अभी भी याद है ना कि हाँ सर, आज भी मुझे याद है ये फॉर्मूला। 63
अब तो कर लो यार, अब मैं क्या मदद करूं? मैंने कैलकुलेशन गलत थोड़ी की है, अगर गलत की है तो तुम संभाल लो, और क्या कहूं मैं। 5 - 4, 5 + 4, साइड सी इज, अब तुम कोसाइन लॉ लगा लेना कि सर विद द हेल्प ऑफ कॉट c/2 मैं आपको कॉस सी दे दूंगा। फाइंड कॉस सी, हाँ 1/√63 आ गया वैल्यू, ठीक है। 1/√63 तो ये आया है, 9/√63 आया। मुझसे क्यों करवा रहे हो? 9/√63, ठीक। इसके आगे तुम खुद करना, 7 × 9 √7, 3/√7 आ गया, कॉट c/2। मेरे ख्याल से 1 - tan² / 1 + tan² cos c होता है। सोचो सोचो, 1 - tan²c/2 / 1 + tan²c/2 is cos c, and once I got cos c तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये लो, सब कर दिया, दिस इज cos c, डन। और कौन सा लिखा था तुमने? बस अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 एंटरटेन करूंगा, इसके आगे मत बोलना, 3 नहीं बोलोगे तुम, ठीक है। x + y, d and e are taken on BC side. This is triangle BD, DE, EC, D, E, ये सब बराबर है। एंगल BAD, X, DAE, Y, EAC, Z। ये आसानी से नहीं हो रहा है क्वेश्चन। साइन ऑफ x + y चाहिए, तो क्या ये ट्रायंगल में जाकर साइन लॉ लगा दूं क्या कि सर x + y है ना, और फिर y + z चाहिए? गलत तो नहीं कह रहा हूं? y + z के लिए कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल, है ना, sin x sin z, x तो हो रहा, कुछ गलत बोल दिया क्या? x + y, y + z, इस ट्रायंगल में साइन रूल, इस ट्रायंगल में साइन रूल, है ना। ऐसे ही तो करूं, कोई कोई एक करके दिखाता हूं पहले। साइन ऑफ y + z किसका अपोजिट है? डीसी का। 2/3 ऑफ ए इज, एसी को इन्वॉल्व करें, एसी, एक मिनट, किसको इन्वॉल्व करूं सोचने दो, कोई नहीं, किसी को भी इन्वॉल्व कर लो, एडी को करो, एडी को, क्योंकि एडी यहां भी आएगा और एडी यहां भी आएगा, इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल, तो एडी अपॉन साइन सी। अब इस ट्राइंगल पे जाओ, बीडी, बीडी मतलब यहां, सॉरी, वैसे मैंने इसको अननेसेसरी 2/3 ए लिखवा दिया, इसको मैं सी डी ही रहने देता चल जाता, क्योंकि सी डी इज टू बी डी मुझे पता है। बी डी ओवर साइन एक्स, कई लोग समझ रहे हैं ना, ए डी ओवर साइन बी, एवरीथिंग करेक्ट, ठीक।
अब तुमको क्या चाहिए, साइन वाई प्लस जेड अपॉन साइन एक्स, इन दोनों को डिवाइड करा दो। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस जेड, दिस अपॉन दिस, सी डी अपॉन बी डी 2 हो गया ना, 2, और एडी एडी कैंसल, साइन बी अपॉन साइन सी। अब इसी तरह से तुम समझ पा रहे हो कि मैं x प्लस वाई के लिए क्या करूंगा। x प्लस वाई के लिए मैं ए बी ई ट्राइंगल एंड ए ई सी ट्राइंगल पे जाके साइन लॉ लगाऊंगा। तो ए बी ई ट्राइंगल, बी ई साइन ऑफ x प्लस वाई इज ए ई, वो कैंसिल करवा दूंगा, चिंता मत करो, ए ई को कैंसिल करवा दूंगा, साइन बी एंगल, सेम वे ए ई सी ट्राइंगल, ए ई अपॉन साइन सी, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, एंड सी ई साइन जेड। छोड़ दो, अब खुद कर लेना, किसी इन दोनों को डिवाइड करके अब हम कर लेंगे, सही है ना। हाँ, अप टू 10, 6 to 10 क्विकली। नहीं नहीं, 6 to 10 पूछा है, 2 थोड़ी पूछा है। 2 में परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं हो रहा था क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई 2 पूछ रहा है ना कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, फिर C4 माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया, तो B4 ऐड करना पड़ेगा, या थोड़ा डायरेक्ट कोई तीन तीन टर्म का परफेक्ट स्क्वायर सोचो ना, 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा इसमें, है ना। परफेक्ट स्क्वायर ही पूछ रहा हूं मैं, राइट। तो तुमको परफेक्ट स्क्वायर ही पहचानना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 माइनस आ रहे हैं ना, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस चाहिए ना, तो यहां माइनस डाल दो, माइनस, ठीक, ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस चाहिए, माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां प्लस डाल दो। अब ठीक है कि सर इससे हो गया, तो इफ आई कंप्लीट दिस होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है, देख ले यहां पर A4 B4 C4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, एक टर्म एक्स्ट्रा बच गई 2a स्क्वायर सी स्क्वायर जो प्लस हुई है यहां पर, तो उसको माइनस बैलेंस कर दो, इज 0। मानते हो सर एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक, ये कोसाइन लॉ ही तो बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac का परफेक्ट स्क्वायर। अब मैनेज करो, आपने 4 यहां यूज किया है, 2 तो यहां हाफ आ गया, डन। तो कॉस स्क्वायर बी बराबर हाफ। कई लोग समझ गए, देख लेना, मैंने अगर मिस्टेक की होगी तो आंसर सही नहीं होगा। π/4 आंसर हो गया क्या इसका, π/4 हुआ ना, 1/√2, ठीक है, ओके। अप टू 10 ओवर, जल्दी बोलो यार, डिस्कशन एंड करें, अप टू 10 क्विकली। पहले शीट
है ना, पहले बेस तो मजबूत कर लो ब्लैक बुक में जाने से पहले। 8 एंड 7, 8, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि सर 2 साइन सी कॉस सी खोल दीजिए। 7, 7 नहीं बताना मुझे, 7 नहीं बताना, ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ लेते हो। 2 साइन सी, बी साइन सी कॉमन निकल आया, क्योंकि जिसको आइडिया है वो जानता है कि सर बाई साइन लॉ बी साइन सी एंड सी साइन बी दोनों बराबर होते हैं। तो आप बी साइन सी को कॉमन ले लीजिए, बी साइन सी कॉमन आ गया। अब विद इन ब्रैकेट बचेगा बी कॉस सी, बी कॉस सी बचेगा और सी कॉस बी बचेगा। तो बी कॉस सी और सी कॉस बी ये हो गया स्मॉल ए, स्मॉल ए हो गया। और बाहर कौन था, बाहर बी साइन सी था, ठीक, और ये स्मॉल ए आ गया। तो मानते हो ए बी साइन सी, तो एरिया बन गया 2 टाइम्स एरिया, तो डेल्टा कट जाएगा, ठीक। और एक वो 2 साइन सी कॉस सी का 2 भी मैनेज कर लेना। मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है ना। यहां सर ये हो गया। 8th क्वेश्चन, यूज 4 कैपिटल आर फॉर्मूला, योर प्रॉब्लम विल बी डन। कि सर आर को 4R साइन 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 और R1 को 4R साइन कॉस कॉस। इसके बाद देखना 100% तुम्हारा सवाल हो जाएगा, ठीक। गॉट इट। 9 नहीं बताना, अप टू 10 इज डन। चलो 11 to 15 आगे बोलो। 12, 14, 15 इतने सारे डाउट। 12 तुमसे बन जाएगा, ठीक है। इतने बुद्धू थोड़ी हो तुम कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC लिखा हुआ है। नहीं, इतना भी क्यों करोगे, ए माइनस बी प्लस सी, कुछ लोग समझ गए। ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये हो गया 2s माइनस 2b, ठीक। और फिर a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया 2s माइनस 2c। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये बात समझ में आई ना कि हाँ ये आ गया। अब जो इधर डेल्टा लिखा हुआ है, मन में विचार आ रहा होगा, है ना, 12th बता रहा हूं कि हीरोन्स फॉर्मूले से लिख दो, रूट SS माइनस ए बी सी। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ गए कि सर ये बन रहा है SS माइनस ए अपॉन बी सी। इज 1 इज इक्वल टू 4। कहीं इस क्वांटिटी को तुमने देखा है कि सर ये पहचाना हुआ लग रहा है ना। SS माइनस ए अपॉन बी सी, ये होता था कॉस ए बाई 2। S माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये होता था साइन ए बाई 2। तो कुछ लोग समझ गए ये कॉट ए बाई 2 लिखा हुआ है, कॉट ए बाई 2। तो आई थिंक कॉट ए बाई 2 की वैल्यू आ गई, ठीक। नहीं, कॉट आ गया ना, कॉट ए बाई 2 हाफ 4। देखो मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं लेकिन मैं लॉजिक सही लगाता हूं। तो मैंने तुमको लॉजिक बता दिया कि ये मेरा हाफ एंगल का फॉर्मूला बन रहा है। अब तुम अपना मदद खुद कर लेना, ठीक। 6 का हिंट लेके क्या करोगे, है ना। साइड्स का रेशियो पता है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा। ये तो तुमने चैलेंजिंग सवाल पूछ लिया यार। साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 का रेशियो तुम पूछ रहे हो मुझसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2। तुमको लगता नहीं मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी सब निकाल सकता हूं। अरे स्कूल मैथमेटिक्स क्यों नहीं लगाते हो कि सर 3K 7K 8K साइड्स हैं, इसकी मदद से कॉस ए की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, कॉस बी की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी क्योंकि एस निकल आएगा, है ना। कोसाइन लॉ पे चले जाना तो आपका के कट जाएगा,
के कट जाएगा, यू विल गेट कॉस ए, यू विल गेट कॉस बी, यू विल गेट कॉस सी। तुम्हारे पास तीनों एंगल की वैल्यू निकाल दी मैंने कॉस की, कॉस। ठीक, अब तुम्हारा क्वेश्चन रेशो जो तुमसे पूछा है वो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू है, यही है ना क्वेश्चन। मुझे बताओ साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, कुछ याद आ रहा है कि सर वो एसएल लोनी कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी जो था वो 1+4 साइन 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 आता था, याद करो एक्सरसाइज 20 एसएल लोनी। कुछ लोगों को याद आ गई है ना कि सर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, और जिनको नहीं याद आए वो लोग कहें कि सर हम साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू को ना प्रोडक्ट इनटू सम कर रहे हैं, दो को क्लब करके, तो वो मैनेज करके मुझे ला के दिखा देंगे कि सर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी 1+4 साइन, और कॉस ए कॉस बी कॉस सी मानते हो ना, मैंने तुमको वैल्यू बता दी थी कि व्हाट इज कॉस ए, व्हाट इज कॉस बी, व्हाट इज कॉस सी। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट। अच्छा है, क्वेश्चन से फॉर्मूलेस के यूज काफी अच्छे क्लियर होने लग गए हैं ना। खत्म करें डिस्कशन ओवर 15th। यार वो तुम पावर 2 को अभी तक डील करना नहीं सीख पाए क्या, कि कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर को कैसे शुरू करा जाता है। कंपाउंड एंगल्स को वापस पढ़ो जा करके, ठीक है, कि पावर 2 के क्वेश्चन आप कैसे कराते थे। कुछ लोगों को याद है मैं पावर 2 के क्वेश्चन कैसे कराता था, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा तो कैसे करूंगा, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो मैं अपने मेथड से हटता नहीं हूं, जो बताया है वही करता हूं। तो एक कॉस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस 1 उधर एडजस्ट हो गया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, ये कॉस बी माइनस ए कॉस बी प्लस ए विच इज माइनस कॉस सी, माइनस कॉस स्क्वायर सी, 1 कट चुका है ना कि सर वो 1 तो कैंसिल हो गया। अब कॉस सी कॉमन, जिसको अकल है वो बोलेगा कि कॉस बी माइनस ए प्लस कॉस सी, ठीक है। आप कॉस सी को कॉस बी प्लस ए लिखवा दीजिए। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखवाया था, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बी माइनस ए बी प्लस ए बना, है ना। सही जा रहा हूं, माइनस कॉस स्क्वायर सी 1 1 कैंसिल, सही किया ना। तो ये बन गया साइन साइन 2 साइन साइन। मानते हो सी एंगल पाई बाय 2 होना पड़ेगा, सोचो। सही किया ना, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकते, साइन ए कैनॉट बी जीरो, साइन बी कैनॉट बी जीरो, ट्राइंगल की बात हो रही है ना, तो सी एंगल परफेक्टली 90 है। ठीक, डिस्कशन ओवर अप टू 15। नहीं, ऑप्शन तुम ठीक से चेक करो ना, तुमने गलत पढ़ा होगा ना, कम से कम सवाल के आंसर ही सही पढ़ लिया करो यार। 14th क्वेश्चन, ए कॉस ए बी कॉस बी सी कॉस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए को तुमको लग नहीं रहा कि सर साइन ए लिख लिया जाए? एक मिनट मुझे सोचने दो। ए कॉस ए, सोचने दो। वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से बता दूंगा, लेकिन फिर कुछ तुमको अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूं। 2r साइन ए कॉस ए, ठीक। स्मॉल ए को पुट कर दिया ना मैंने,
सिग्मा। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये r sin 2a बन गया। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंडीशनल आइडेंटिटी के तरफ चला गया। ठीक, तो मुझे लग रहा है मैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये क्वेश्चन करके दे सकता हूं। ठीक, कि और अब क्योंकि तुमने कैपिटल R को इन्वॉल्व किया तो नीचे भी इन्वॉल्व कर लो। तो नीचे 2s 2r सिग्मा साइन है, 2r सिग्मा साइन है। ठीक है, तो यार ये एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चंस बड़े काम आ रहे हैं कि सर इसको एक्सरसाइज 20 की मदद से कीजिए। ठीक, लोनी से पीछे उठा के देखो ना क्या लिखा हुआ है। ये तो 4 साइन है, साइन भी साइन से आता है। और इसको देखना क्या आता है, जहां तक शायद cos a/2 b/2 c/2 ऐसा कुछ आता है। आई थिंक 4 आता है, 4। तो r कॉमन, ये 2r कॉमन, तो बाई 2 कॉमन, हाफ। ये एक्सरसाइज 20 में ढूंढना जाके सर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। और कुछ लोग चाहें तो इतनी देर में डिराइव ही कर लेंगे कि सर वो हमने खुद ने डिराइव कर लिया कि ये रिजल्ट आया। अब तुम समझ रहे हो ना, इसको 2 साइन कॉस लिख दो तो कॉस 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 कैंसिल। मानते हो ये साइन 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 आ गया प्रॉब्लम। तो 2 2 2 8, ये 4 तो कट चुका है, तो 8 और ये रहा हाफ। तो मानते हो ये 4 आ गया, 4 साइन a/2 प्रोडक्ट a/2 b/2 c/2। तो क्या पहचान गए कि सर ये तो 4 कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। आंसर कहीं ये तो नहीं है कि सर इसका आंसर ये था। सही है, गलत तो नहीं बोला मैंने। ठीक, आंसर देखो, मैंने तुमसे साफ कहा है मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं। ठीक, लेकिन मेरी लॉजिक ठीक होते हैं। तो तुम लोग करके देख लेना कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, बस यूं ही एक मोमेंट मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करने देना, है ना। एक बार ट्राई तो करके देखो कि कुछ होता है कि नहीं होता है। स्मॉल ए कॉस बी, स्मॉल ए सरकम सेंटर परपेंडिकुलर डाला, ये R है, ये B है। ये B गलत दिखा दिया, ये A है एक्चुअली। A R cos A, ये हाइट R cos A हो गई ना। एक बार देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, R cos A। तो OBC ट्राइंगल का जो एरिया है स्मॉल a इंटू R cos A। जस्ट मैं कह रहा हूं ना, मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करने दो। तो A cos A, B cos B, C cos C, R कॉमन, R से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। सही है, कैपिटल R, A प्लस B प्लस C। नाउ हाफ A इंटू R cos A। ठीक है, हाफ हाफ है ना। तो ये 3 ट्राइंगल, एक OBC ट्राइंगल, एक OCA ट्राइंगल, एक OAB ट्राइंगल, जहां O जो है सरकम सेंटर है। तो मानते हो ये जो सिग्मा है ये आपका 2 टाइम्स OBC, 2 टाइम्स OCA, 2 टाइम्स OAB। तो कुछ समझ में आया कि सर न्यूमरेटर आपका टोटल 2 डेल्टा बन गया। जहां डेल्टा कौन है, डेल्टा है ABC का एरिया। कुछ लोगों को समझ में आया मैंने क्या क्या कर दिया। तो अभी ये क्वांटिटी 2s, तो सर ये तो डेल्टा अपॉन s, डेल्टा अपॉन क्या होता है, स्मॉल r। आंसर, चलो भाई कुछ डिफरेंट करने से ये वाला मेथड भी वेरीफाई हो गया कि अरे पिछला वाला कैलकुलेशन भी सही था। ठीक है ना, कि सर वो लोनी एक्सरसाइज 20 मेथड भी आपका सही था।
ठीक है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरे मेथड से सवाल का आंसर भी वही आ रहा है, इसका मतलब आपका पिछला वाला सॉल्यूशन भी सही रहा होगा। कुछ लोग समझ गए मैंने क्या कर दिया? समझ गए होंगे ना? अरे हाँ बोलो यार, जल्दी। चैट पढ़ाओ इनका। रुका हुआ है, रुका हुआ है, पक्का रुका हुआ है। समझ गए ना? गुड, बहुत सारे लोग समझ गए। वो एरिया वाला कंसेप्ट बढ़िया था ना? ओके, 15 बता चुका हूं मैं, 15 दो बार थोड़ी बताऊंगा। हो गया, ओके, डिस्कशन चलो खत्म करो, बहुत हो गया। ठीक है, ओके, टू मैनी प्रॉब्लम्स टोल्ड है ना? चलो, ओके। लास्ट क्लास हम लोग कुछ प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे थे, राइट? राइट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, लास्ट क्लास आई टोल्ड है ना? ये पढ़ने में आ रहा है ना? A1 क्यूब B3 क्यूब। एक इलस्ट्रेशन रह गया था, क्यों सारे तो डिस्कस किए थे। अच्छा हाँ, सॉल्व फॉर एक्स, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अब पहले इस क्वेश्चन कर लो, फिर उसे भी बता दूंगा। ठीक है ठीक है, याद आ गया। B3। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि तुम सबसे सवाल बन जाएगा। कॉन्फिडेंस को ब्रेक मत करना, ठीक है? करो। हाँ ऑब्वियसली उसके बाद करो ना, उसके बाद क्या?
कॉपी तो कर चुके हो ना? तब तक मैं वो लास्ट क्लास का क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था। दिस वॉज द क्वेश्चन। सही आंसर अनुषा। मिल गया ना? परफेक्ट। अक्षत, ये तो तुम्हारे नंबर है। मेरे ख्याल से लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया। 1 A1 B1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसी तरह से A1 B2 A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 1, है ना। 1 A1 B3 A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर। तो 3 कॉमन नंबर लोगों को दिखाई दे गए कि ये भारी डिटर्मिनेंट 1 A1 A1 स्क्वायर 1 A1 B1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A1 B2, कई लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से सबको पहचान में आ जाना चाहिए था कि सर दिस वाज द प्रॉब्लम, ये था। ठीक। और अब ये दोनों रिजल्ट हर कोई जानता है। A1 - A2, 2 - 3, 3 - 1, and same way B1 - 2, 2 - 3, 3 - 1। क्विकली। हाँ, वो रो और कॉलम इंटरचेंज किए बगैर मैंने आंसर डायरेक्ट लिखवा दिया है ना, कि तुमको पता है। कैसी बात कर रहा है यार? अगर 3 एलिमेंट रो में कॉमन दिख जाते हैं, उसके बाद तो एलिमेंट ही तो मदद करता है कि कैसे लिखेंगे। जब तुमने ये रो लिख ली, जब तुमने ये 1 A1 A1 स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद तो कुछ दम ही नहीं बचा। कैसे लाओगे 1? ऑब्वियसली 1 × कैसे लाओगे A1 B1? ऑब्वियसली A1 × B1। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ऑब्वियसली A1 स्क्वायर × B1 स्क्वायर। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। सबसे टफ काम तो वो 3 नंबर कॉमन पहचान करके रो में लिखना, बस। इसके बाद तो अपने आप प्रोसेस हो जाती है। समझ गए? ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने घर पे अटेम्प्ट किया हुआ है, इसलिए अब मैं समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, ये 2 कॉलम है ना, कोई भी 2 कॉलम पकड़ लो यार, उसके एक्स कैंसिल करवा दिए। तो तुम जानते हो कैसे कैंसिल करूंगा? मैं ऑपरेट कर रहा हूं C2, तो ABX, आई मेक इट A² BX। तो C2 को कर दिया मैंने AC2, और यहां BC1, है ना, -BC1।
बाकी तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर C2 को आपने AC2 किया है तो 1/a बाहर जरूर लिख लेना, 1/a। ऐसा करने से आपका x कैंसिल हो गया, AL माइनस BU, ये भी कैंसिल हो गया। देखो AB²x और यहां b से मल्टीप्लाई, ये भी AB²x, AB माइनस BL है ना। AN देखना अपने आप x कट रहा है, ABC यहां b से मल्टीप्लाई, ABC, AN माइनस BM। साइमल्टेनियसली, ये तो तुम घर से करके आए हो ना, साइमल्टेनियसली C3 का भी x कैंसिल करवा दूं तो किससे करवा दूं, इसी तो करवा दूं C1 से, तो A²C, ये भी A²C, तो लेट्स डू AC3 माइनस C1 है ना, तो दैट बिकम AM माइनस CU, A²C, ABC, this also ABC, AN माइनस CL, AC², यहां C से मल्टीप्लाई, AC², x कैंसिल, AW माइनस CM। दिमाग में बात गई मेरे हिसाब से, ठीक। U प्लस ये बाहर 1/a², लेकिन तुम समझ रहे हो कि सर करना तो इक्वल टू 0 ही था, तो आप चाहो तो ये A² को भूल जाओ, है ना। अब क्या तुमको लग नहीं रहा कि सर इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दीजिए, है ना, तो इसी स्टेप में तोड़ दूं, ये A² को हटाओ यार, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया, ठीक। तो U प्लस A², L प्लस ABX, M प्लस ACX, तो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग प्लस वो दो कॉलम सेम, A²X, ABX, ACX, हर कोई समझ गया, X आउट, एंड यहां ULM। तो आई थिंक सभी लोग समझ गए कि सर X ऑब्टेन हो गया इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, यही तुमसे सवाल पूछा था ना, फाइंड X इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, आंसर मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। क्विकली, ठीक है, तो आंसर डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ऐसा कुछ आंसर है ना, ये लिखा हुआ है सामने, हटा दूं, ओके, ठीक है। तो आई थिंक प्रोडक्ट का कंसेप्ट लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब हम मेन एप्लीकेशन की बात करते हैं ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसके बारे में मैंने डिटर्मिनेंट स्टार्ट के समय बात की थी। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड द मेथड using determinant we call it Cramer's rule। ये नाम तुमने पहले भी सुना है,
कि सर 10th क्लास में भी क्रेमर्स रूल बताया गया था। तो अभी जाके पता पड़ेगा कि तुम बुद्धू बन गए, तुमको 10th क्लास में ही डिटर्मिनेंट आ चुका है। बस फर्क ये है दैट वॉज 2x2 डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट टर्म बोली नहीं गई तो क्या हुआ, लेकिन वो था 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अभी अभी पता पड़ेगा कैसे, देखना, ठीक है। हाँ देखो, कुछ लोग सब कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सही है ना। तो लेट्स सी सॉल्विंग 3 इक्वेशन 3 अननोन, हम है ना। तो अब हम लोग थोड़ा 10th के आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग बात को ध्यान रखना, मैं जो भी तुमको आइडिया डिस्कस कर रहा हूं, यू विल सर्टेनली टेक दैट मेथड फॉर n वेरिएबल n इक्वेशन, ठीक। तो मैं कर तो 3 इक्वेशन 3 अननोन रहा हूं, लेकिन तुम मेथड को जनरलाइज करना कि सर यही मेथड n इक्वेशन n अननोन, ठीक। तो लेट्स से इक्वेशन बी लाइक दिस, ABCD, they are known constants, given constants, ठीक है। तो ये जो तुम A1 B1 C1 D1 देख रहे हो ना, I BI CI DI, they are given quantities. I is 1 2 3, फाइन। तो ABCD जो है वो नोन है, एंड टू सॉल्व फॉर XYZ ये वेरिएबल है, ठीक। प्रॉब्लम समझ में आई? सॉल्व फॉर XY एंड Z। तो कैसे, पहले मैं तुमको एक टेक्निक बता रहा हूं, फिर मैं प्रूफ दे दूंगा, डोंट वरी। आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए डिटर्मिनेंट डेल्टा, ठीक। इक्वेशन को समझना मैंने कैसे कलेक्ट किया है। मैंने इक्वेशन इस तरह से लिखी है कि XYZ इन वन साइड एंड कांस्टेंट इन वन साइड, ओके, ऑल 3 इक्वेशंस। तो अब तुम डिटर्मिनेंट डेल्टा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन y z, ये याद रखने तुमको, है ना, कि x का कोफिशिएंट 1 कॉलम, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। आई एम कॉलिंग इट डेल्टा, ओके। नाउ डेल्टा 1, डेल्टा 1 कैसे याद रखना है? गो टू डेल्टा, डेल्टा में जाओ, और जहां कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, उसकी जगह पर ये कांस्टेंट्स डाल दो, d राइट साइड के, 1 2 3, रिमेनिंग सेम। इसी तरह से डेल्टा 2, डेल्टा 2 इज व्हाट, गो टू डेल्टा, y के कोफिशिएंट्स की जगह d डाल दो, इसी तरह से डेल्टा 3। नाउ व्हाट इज डेल्टा 3? गो टू डेल्टा, z के कोफिशिएंट्स के प्लेस पर
डी पुट कर लो। ये तुमको याद करने हैं कि हम लोग 4 डिटर्मिनेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अभी बताता हूं इस डिटर्मिनेंट से क्या होगा, है ना। कि सर आप तो एक्स वाई जेड सॉल्व कर रहे थे, अभी अभी डिस्कस करते हैं। पहले इन डिटर्मिनेंट्स को समझो कि व्हाट आई कॉल्ड डेल्टा, व्हाट आई कॉल्ड डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये क्या है पहले इनको समझ लो, ठीक है। क्विकली जल्दी कॉपी करो। हाँ बोल दो जल्दी से, क्या सर याद हो गए? चारों डिटर्मिनेंट याद हो गए, ठीक है। अब चलो डेल्टा 1 की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चल के बात करते हैं ना कि वो डेल्टा 1, डेल्टा 1 इज D1, D2, D3। नाउ D1 मानते हो, D1 को फर्स्ट इक्वेशन को देखो जाके, D1 क्या लिखा हुआ है, A1x B1y C1z। देखना यही है क्या D1, है ना। D2 D3 सही। अब लोग समझ पा रहे हैं कि सर डेल्टा 1 को मैं रिड्यूस कर सकता हूं बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई एम यूजिंग C1 माइनस YC2 माइनस ZC3 अगर अप्लाई करूं तो देखो ये क्या आ गया, B1Y C1Z कैंसिल, A1X A2X, समझ में आ रही बात, A3X। तो तुम 100% समझ गए कि सर X यू कैन टेक आउट। तो कुछ नजर आया कि अरे यार ये तो डेल्टा 1 जो है वो तो X इंटू डेल्टा निकल आया। सोचो, अब मुझे लगता है सिमिलरली यू कैन प्रूव कि डेल्टा 2 इज Y डेल्टा, सिमिलरली डेल्टा 3 इज Z डेल्टा। तो ये बड़े काम की बात हो गई यार कि सर ये तो आंसर आ गया। क्योंकि जो लोग दिमाग रखते हैं दे विल से कि सर ये जो डेल्टा है ये तो वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि A B C D दे आर गिवन वैल्यूज। अगर ये गिवन वैल्यूज हैं ABC तो ये तो सॉल्व होके आपको नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से वो जो डेल्टा 1 है वो भी तो नंबर निकल आएगा, D1 D2 D3 भी तो नोन नंबर्स हैं। कुछ दिमाग में जा रही है बात? तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो एक सिस्टमैटिक आंसर मिल गया कि दिस इज X इक्वल टू Y इक्वल टू Z इक्वल टू, है ना। फॉलो हुई बात? कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं मैं। अभी लिखवाता हूं सॉल्यूशन, अभी लिखवाता हूं, चिंता मत करो। copied है ना, okay. Now let us talk about that system of equation। मैं तुमको कुछ पॉसिबिलिटीज में बात करते हैं
मान लो डेल्टा एक नॉन जीरो नंबर है, मान लो यहां पर साइड में लिख के रख देता हूं कि डेल्टा वन एक्स इंटू डेल्टा आया था, डेल्टा टू वाई इंटू डेल्टा। इससे तुमको क्या समझने में हेल्प होगी, z इंटू डेल्टा। ये रिजल्ट मैंने अभी डिराइव किए थे। तो मुझे बताओ, अगर डेल्टा एक नॉन जीरो नंबर है तो डोंट यू थिंक कि आप उसको यहां डिवाइड कर दीजिए और आपको x निकल आया, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, z डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो इफ दिस इज ट्रू then system of equation has unique solution। एंड मैं तुमको सॉल्यूशन सेट भी बता देता हूं कि व्हाट इज योर सॉल्यूशन। योर सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इज डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, थ्री अपॉन डेल्टा। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में निकाल लूंगा, समझ गए? फाइन। अब बात करते हैं कि डेल्टा इफ जीरो, मान लो कि डेल्टा जीरो के बराबर है, राइट? तो क्या तुमको फील हो रहा है कि सर डेल्टा अगर जीरो हुआ तो आपका राइट हैंड साइड जीरो, अगर डेल्टा वन भी जीरो है, इफ डेल्टा वन ऑल्सो जीरो, तो मानते हो जीरो बराबर जीरो। नाउ व्हाट इज योर एक्स? तो तुमको लग रहा होगा सर एक्स तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। इसी तरह से इफ आई से कि सर डेल्टा टू ऑल्सो इज जीरो, ये तो जीरो है ही, अगर डेल्टा टू भी जीरो हुआ तो तुमको लग रहा है ना कि सर y यू कैन टेक एनी वैल्यू। इसी तरह से यहां अगर मान लो दिस हैपन, चारों डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन ये गलती से मत बोल के आ जाना कि सर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर्बिट्ररी कुछ भी ले सकते हैं। x को आप पाई ले लो, y को आप क्यूब रूट टू ले लो, z को आप -7 ले लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर विल बी सर्टेन रिलेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज गुड, लेकिन संभव है कि जब तुम x को 1 लो, जस्ट मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, तब तुमको y 2 लेना पड़ जाए कि सर y को 2 होना पड़ेगा अगर x 1 है, तो z को 4 होना पड़ेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। ठीक, तो है तो इनफाइनाइट आंसर, लेकिन कुछ इस तरह से 1 2 4 2 4 8 3 6 12, अब जो भी है ना, तो हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप हो सॉल्यूशंस में, तो वो क्या होगा दैट आई डोंट नो, लेकिन है इनफाइनाइट आंसर्स। समझ पा रहे हो? तो अब ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर जब हम चले गए, हाँ, तो देयर विल बी सर्टेन रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम किसी को कुछ भी ले लो, ऐसा नहीं होगा, राइट? जैसे कुछ लोग सोच पा रहे हैं कि सर यहां से ना रेशियो आ रहा है, देखिए एक्स अपॉन वाई का जो रेशियो है वो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 आ रहा है। ठीक, तो ये कट करके कुछ रेशियो आ सकता है कि सर 2/3 है, डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 0 है, लेकिन दोनों का रेशियो 2/3 हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। वो जब प्रॉब्लम्स करोगे तुमको सब तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे। ठीक, अब बात आती है कि अगर सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन पूछा उसने,
कि सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हम कैसे करें? कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करता है क्या? तो आइडिया बताता हूं कि लोग क्या करते हैं। लोग क्या करते हैं, किसी एक को मान लेते हैं कि चलो z को मान लेते हैं, लेट z इज k एंड k इज व्हाट, एनी रियल, k कोई भी रियल नंबर है। एंड नाउ दे से कि अब 10th क्लास की मैथ्स में चले जाओ, और 10th क्लास की मैथ्स कहती है कि अब तुम्हारे पास अननोन सिर्फ दो है, x और y, तो आई ओनली रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस। तो सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन की मदद ली, z एक नोन नंबर है, समझ रहे हो, z को मैं पुट कर चुका हूं बराबर k, और अब मैं यहां से कहूंगा कि जो तुम 10th में मेथड जानते हो ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करने का, उससे x और y निकाल दो। तो फाइंड x, योर आंसर विल बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ k। सर कुछ k में आया आंसर, ठीक। सॉल्व फॉर y, वो भी कुछ k में आ जाएगा। तो इनफाइनाइट आंसर लोग ऐसे देते हैं, किसी एक को मान लेते हैं और बाकी के आंसर इन टर्म्स ऑफ दैट दे दिए जाते हैं। सही है? आइडिया क्लियर? कि अगर प्रॉब्लम में तुमसे कहा गया फाइंड सॉल्यूशन और सॉल्यूशन इनफाइनाइट थे, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड किए जाते हैं उसका मैंने एक हिंट दे दिया कि किसी एक को नोन ट्रीट कर लो कि लेट इट बी के एंड ऑब्टेन रिमेनिंग टू इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक। और अब तुमको इनफाइनाइट आंसर मिलते जाएंगे कि सर के को 0 डाल दो, के को 1 डाल दो, के को 2 डाल दो, के को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देने से तुमको डिफरेंट एक्स वाई जेड मिलता चला जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, मैं कोई फिक्स पैटर्न नहीं कहना चाहता। संभव है कि तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक सिस्टम ऐसा दिया गया जिसमें z की वैल्यू फिक्स 5 आ रही थी कि सर आप तो कह रहे थे z को k डालते हैं, तो चिंता मत करो, वो इक्वेशन जब तुम देखोगे ना, तुमको अपने आप कैलकुलेशन में दिखेगी कि सर मैंने तो छोटी सी मैनिपुलेशन की, z तो कांस्टेंट आ गया 5। तो हो सकता है तुम्हारा इनफाइनाइट सिस्टम कुछ ऐसा आंसर दे कि सर ये आंसर आया था, दिस वॉज माई एक्स वाई जेड। ठीक है? तो मेरा पॉइंट बस इतना है कि किसी को के मानने से आंसर के टर्म्स में हो रहा होगा, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेसिकली किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर 2 फिक्स आए थे, z भी 5 आया था और x 2 आया था, ऐसा कैसे संभव है यार कि x और y तो कांस्टेंट आ गए और z वेरी हो रहा है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? तो जब तुम प्रॉब्लम्स करोगे तो तुमको डिफरेंट फॉर्मेट के इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे। तो मैं तुमको मतलब बायस नहीं करना चाहता हूं कि सर हमेशा इसी फॉर्मेट में आंसर आते हैं z को k मानने से। मैंने जस्ट तुमको एक अलर्ट किया इस बात के लिए कि संभव है कि तुमको किसी और को k मानना पड़े। हो सकता है कि कोई एक वेरिएबल फिक्स आ जाए कि सर z की वैल्यू तो ऑलवेज है ना, z तो परमानेंटली 5 ही है। ठीक है? मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। वीडियो लैग कर रहा है, अरे यार। और भी लोग हैं क्या? वीडियो लैग कर रहा है, 2-3 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, है ना? बस थोड़ा सा नहीं ना, सही है, चलो सही हो गया, ओके, अब ठीक हो गया, गुड। बस छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं क्विकली। अब एक थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन तुमको बताता हूं, ठीक है, कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देयर इज वन एक्सेप्शन
कि सर मैथ सब्जेक्ट भी बिगड़ने लग गया। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। एग्जाम्पल लाइक दिस, मानते हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देख के कोई भी कह देगा कि सर देयर इज नो सॉल्यूशन, मानते हो कि नहीं? देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन, एग्री करते हो? राइट? लेकिन अगर तुम फॉर्मूला चेक करने जाओगे कि सर मैंने डेल्टा निकाला, मैंने डेल्टा 1 निकाला, मैंने डेल्टा 2 निकाला, मैंने डेल्टा 3 निकाला, तो यू विल कम टू नो कि सर ये कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन आंसर नो सॉल्यूशन। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो थोड़ा सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो तुमको यार ये इतना इजी केस तुम गारंटी आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा वो तुमको बुद्धू बनाएगा। वो पता कैसे बुद्धू बनाएगा? एक इक्वेशन ये देगा और दूसरी इक्वेशन देगा 2x + 2y + 2z इज 5। तो तुम बुद्धू थोड़ी बन जाओगे कि सर ये x + y + z 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो मेरी बात को बस तुम समझ गए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कंडीशन तो ये ट्रू बैठ रही है, लेकिन नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक, ऐसा संभव है, मैंने दिखा दिया इन व्हाट केस। नाउ वन लास्ट पॉसिबिलिटी, इफ डेल्टा इज 0 and at least one of delta 1, 2, 3 is non-zero, then system of equation has no solution. मेरे ख्याल से इसको किसी ने भी बहुत आसानी से समझ लिया कि सर गो टू दिस फॉर्मूला, योर राइट हैंड साइड इज 0 बट योर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन जीरो। तो एक नॉन जीरो नंबर और 0 बराबर कैसे हो सकते हैं? पॉइंट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये केस तुम लोग बहुत आराम से समझ गए कि अगर आउट ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो योर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। गॉट इट? ठीक, तो कंडीशन कीप इन माइंड, है ना? इन प्रॉब्लम्स वी विल अप्लाई, राइट? तो ये 3 पॉसिबिलिटी ध्यान रखना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, यूनिक। ठीक, अब जस्ट मैं थोड़ी सी डेफिनेशन तुमको कन्वे कर रहा हूं। कंसिस्टेंट, when do we say a system of equation is consistent? एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहते हैं? इफ द सिस्टम हैज at least one solution. Then that system of equation is called
कंसिस्टेंट सिस्टम। तो तुम समझ गए, आइदर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, it will be called a consistent system, or it has infinite solution. Easy. इसी तरह से there is a definition called inconsistent. A system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. If the system has no solution, then it will be called inconsistent. Just definitions है, ध्यान में रखने के लिए। Quickly. Copied. 5 seconds quickly. Okay, let us talk about homogeneous system of equations. एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम कब कहते हैं? ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक दिस। होमोजीनियस तुमको नाम से नहीं लगता कि सर टर्म्स, हर टर्म की डिग्री शुड बी सेम, होमोजीनियस, एक जैसा, है ना? तो देख रहे हो, एक्स की डिग्री हर टर्म में 1 1 1, टोटल डिग्री भाई एक्स वाई जेड की पावर्स का सम को ही तो डिग्री कहते होंगे। तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, 1 डिग्री, है ना? This is a homogeneous system of equation. समझ गए? अगर कांस्टेंट d1 d2 d3 अगर 0 है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है होमोजीनियस। अब मुझको कॉमन सेंस से बताओ, डोंट यू थिंक कि सर होमोजीनियस सिस्टम जो है ना उसमें नो सॉल्यूशन की तो संभावना है ही नहीं, क्योंकि जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा मैं आपको एक सॉल्यूशन ओरली बता देता हूं कि वन सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज डेफिनेटली 0 0 0। सोचो, इस सिस्टम का कॉमन आंसर एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग ऑल 3, तुमको दिख रहा है सर 0 0 0 सेटिस्फाई ऑल 3, तो नो सॉल्यूशन की तो संभावना खत्म हो गई। तो अब तुम कहोगे सर या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है ना? तो तुम लोग इतना तो समझ गए कि सर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तुमसे कोई पूछेगा ही नहीं ओवर होमोजीनियस, राइट? आइदर इट हैज इनफाइनाइट और इट हैज यूनिक। अब थोड़ी सी टर्म्स बता रहा हूं मैं तुमको। ये जो सॉल्यूशन सेट है ना जिसके कि सारे वेरिएबल 0 होते हैं, एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, इसे पता है हम लोग कॉल करते हैं, दिस सॉल्यूशन सेट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। इफ ऑल एक्स वाई जेड आर 0 then that solution set is called trivial. Now what is non trivial? कि सर इसी तरह से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कुछ होता होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कम से कम एक नॉट 0 होना चाहिए, एटलीस्ट 1,
of xyz is non-zero. टर्म्स हैं, तुमको पता होना चाहिए कि ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हाट इज द मीनिंग, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हाट इज द मीनिंग। तो सॉल्यूशन सेट को ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कहा जा रहा है, ठीक। तो होमोजीनियस के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो बताता हूं। मान तुमने अभी भी मुझसे क्या कहा था, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो ओनली ट्रिवियल आंसर होगा, क्योंकि ट्रिवियल आंसर तो ऑलवेज इज देयर। बुद्धि लगाओ, अगर ये सिस्टम का ट्रिवियल यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो वो गारंटी 0 0 0 होगा, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक। तो वो तुमसे क्वेश्चन पता क्या पूछता है, ओवर दिस होमोजीनियस सिस्टम वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड कंडीशन फॉर दिस होमोजीनियस सिस्टम टू हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो तुमको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखेगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने की कंडीशन बताओ, क्योंकि उसको पता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो है ही। तो अब मुझे बताओ, जैसे ही आई केम टू नो कि दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, तो यार ट्रिवियल तो है लेकिन नॉन ट्रिवियल भी है, तो क्या ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में जाना पड़ेगा कि सर अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, ठीक। तो कंडीशन फॉर इनफाइनाइट लगा दो, ठीक। अब मुझको ओरली समझाना, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके लिए जो चार डिटर्मिनेंट है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, मानते हो सर मुझे बगैर एफर्ट के डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो नजर आ रहा है, जल्दी बताओ क्यों। डेल्टा 1 इज 0, डेल्टा 2 इज 0, डेल्टा 3 इज 0, मुझे ओरली दिखाई दे रहा है। कुछ लोग समझ गए क्यों, क्योंकि सर वो D1, D2, D3 आपका 0 है भाई, है ना। तो आपका एक कॉलम तो 0 बनेगा, 0 0 0, ठीक। तो आउट ऑफ 4 डिटर्मिनेंट 3 तो मुझे यूं ही दिख रहे हैं 0 है, तो मानते वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का 4th डिटर्मिनेंट को भी 0 करा दो। तो कंडीशन क्या हुई, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, मेक डेल्टा 0। दिस इज द कंडीशन, जो कि तुम जानते हो कि सर डेल्टा किसको कहते हैं, A1, B1, C1। इज 0, दिस इज द कंडीशन। तो ये सब मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, आगे ध्यान रखना। तो इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आई विल डायरेक्टली अप्लाई, यार ये होती है कंडीशन फॉर होमोजीनियस सिस्टम टू हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चिंता मत करो, ये नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल तुमको सिर्फ वो होमोजीनियस में ही यूज करेगा, अदर देन होमोजीनियस वो यूज नहीं करेगा टर्म, इस बात की तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। concepts clear कि what kind of questions may be asked over homogeneous system और एक नॉन होमोजीनियस, ठीक। अभी प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, क्या सर डेफिनेशंस क्लियर।
चलो बिल्कुल समय बर्बाद किए बगैर तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि सर वो डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, 4 डिटर्मिनेंट निकालने हैं। तो एक काम करो यार, मैं कौन सा निकालूं? कोई सा नहीं, मैं डेल्टा टू निकालता हूं, तुम लोग 3 निकालो, मैं 1 निकालता हूं। ठीक, आई एम वर्किंग ओवर डेल्टा टू, तुम लोग डेल्टा बाकियों पर करो। मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ? अरे मैं तुमसे फास्ट करता हूं। अरे मुझे आंसर्स नहीं चाहिए भैया आयुष, मुझे वो 4 डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए। एक मैंने निकाली है, तुमको बाकी के 3 निकालने को कहा था। डेल्टा किसी ने निकाला कि सर व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा, अरे यार मुझसे क्यों करवा रहे हो? ठीक है, डेल्टा भी आ गया 6, आई थिंक फैक्टर हो गया Q-3। दिस इज डेल्टा, फैक्टर आ गया फैक्टर। दिस इज डेल्टा टू। अब डेल्टा वन और डेल्टा थ्री बता दो यार, फिर मैं फटाफट आंसर करता चला जाता हूं। व्हाट इज डेल्टा वन, व्हाट इज डेल्टा थ्री? डेल्टा वन की वैल्यू किसी की आई है क्या? डेल्टा वन, डेल्टा थ्री, P-2। ओके, चलो बस अब एक ही बचा है। व्हाट इज डेल्टा वन? ओनली डेल्टा वन लेफ्ट। ना सिर्फ डेल्टा वन बताना है, ओनली डेल्टा वन, और कुछ भी मत बताओ। भविष्य, डेल्टा वन। अरे जल्दी करो ना यार, टाइम आउट होने वाला है, जल्दी करो, चलो टाइम आउट हो चुका है मतलब ऐसे तो। वो भी कुछ आसान। अच्छा 30 प्लस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 30 + 4 PQ - 8Q - 30, ये गलत लग रहा है यार। -15P, सॉरी मैंने गलत कॉपी किया, अरे बाप रे। 30 - 15P -8Q + 4PQ। ओके, किसी का ये आया है, ठीक है, आई थिंक इसका सही है ना? P - 2 4Q - 15, यही हुआ ना? गुड, ये डेल्टा वन है, बाकी लोग भी देख लें, ठीक है?
बस अब मुझे लगता है कि मैं आंसर कर सकता हूं। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, आंसर इज, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट जीरो, मतलब P is not equal to 2, Q is not equal to 3। तो लोग समझ गए, P belong to R except 2, Q belong to R except 3। This is my part 1। Got it? Now part 2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सबको जीरो करना है, ऑल जीरो। तो क्या दिख रहा है? डेल्टा जीरो, P is 2 और Q is 3। लेकिन मानते हो बाकी डेल्टा को जीरो करने गया, डेल्टा 2 वो तो अपने आप ही जीरो है, डेल्टा 1 P is 2 Q is 15/4, डेल्टा 3 P is 2। तो क्या नजर आया कि सर P इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। P is 2 अगर चारों डेल्टा जीरो चाहिए। लेकिन अब मुझे बताओ, जो लोग इंटेलिजेंट हैं दे विल से कि सर पता है P को 2 लेने से आपके चारों डिटरमिनेंट जीरो हो गए। तो अगर चारों डिटरमिनेंट जीरो हो गए तो फिर तो Q के लिए तुम फ्री हो, Q बिलोंग टू R। जो मर्जी हो वो ले लो, बुद्धि लगाओ, क्योंकि मेरे चारों डिटरमिनेंट जीरो आ चुके हैं बाई ओनली टेकिंग P बराबर 2। बस अब तुम समझदार हो। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट। अब कम से कम एक डिटरमिनेंट नॉन जीरो चाहिए। हाँ, तो अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर अब आप P को 2 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने P को 2 ले लिया तो आपके चारों जीरो हो जाएंगे। समझो, तो P जो है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ, अगर P 2 नहीं है तो मानते हो डेल्टा को जीरो कराने के लिए Q को 3 बनना पड़ेगा। सही? और मानते हो ऐसा करने से आपका नहीं नहीं Q, अरे डेल्टा को जीरो होना होता पड़ता है, डेल्टा जीरो, डेल्टा का जीरो होना कंपलसरी है। और आउट ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। समझ गए? तो डेल्टा 1, 2, 3 में जीरो होना जरूरी थोड़ी होता है, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस कम से कम एक नॉन जीरो के चक्कर में तो मुझे P को नॉट 2 लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं P को 2 ले लेता तो चारों डेल्टा जीरो बन जाते। समझ गए? तो ये रहा थर्ड पार्ट। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूले क्लियर है ना। एक तुमको होमोजीनियस का भी प्रॉब्लम का आइडिया दे देता हूं। तो सबको पता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो परमानेंट होते ही हैं, नॉन ट्रिवियल भी होंगे। फाइंड थीटा। तो बस साथ में खत्म करते हैं कि सर वो डेल्टा जीरो, कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल डिटरमिनेंट शुड बी जीरो। यही होती है आई थिंक कंडीशन। बस अब तो खत्म प्रॉब्लम, सीधा इसके बाद खोल दो यार। साइन 3 थीटा
28 माइनस 27 माइनस cos 2 थीटा -7 माइनस 14, एक -7 -14 +14 हो गया cos 2 थीटा 2 -3 -4 -7 -14। अब तो कैलकुलेशन, अब तो कोई दम है ही नहीं क्वेश्चन में सर, हो गया खत्म क्वेश्चन। और क्या, 7 हटाइए, साइन 3 थीटा 3 साइन -4 साइन क्यूब माइनस ऑफ 7 हटा चुका हूं मैं, -2 साइन स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर। कुछ लोग समझ रहे हैं, इज 0। तो एक आंसर तो साइन थीटा 0 निकल आया, साइन थीटा इज 0, और बाकी के आंसर 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन -3 इज 0। क्वाड्रेटिक है, कोई भी कर लेगा, -12 -2 +6। तो आई थिंक फैक्टर 2 साइन थीटा +3 इंटू 2 साइन थीटा -1। तो फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम, नहीं ये सब टेस्ट में नहीं आ रहा है, वो एक प्रॉमिस होता है ना मेरा कि वीकेंड चैप्टर एंड, बाकी ये प्रॉमिस अगले हफ्ते मेंटेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीक तक तो ये मेरा प्रॉमिस कंटिन्यू हो गया कि सर साइन थीटा 0 साइन थीटा हाफ। अब तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो सीख ही रखी है, तो तुमको जनरल सॉल्यूशन अभी भी लिखने आते होंगे ना, कि सर थीटा का आंसर n पाई प्लस -1 की पावर n π/6 वेयर n इज इंटीजर। होमवर्क में ओनली एक्सरसाइज 5 डिस्कस करूंगा डे 1। अब सबको पता है कि सर लॉन्ग हॉलीडेज है ना, 15 अगस्त की छुट्टी है और 14 अगस्त की छुट्टी आपकी ओर से, ठीक है। तो वी विल मीट ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो डे 1 वेडनेसडे को आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 5 ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, SOT एक्सरसाइज 5। बाकी डिटर्मिनेंट की शीट ऐप पर है, जिसका होमवर्क खत्म हो जाए कि सर मैं और क्या करूं, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तुम शीट को खुद से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। मैं वेडनेसडे के बाद डिटर्मिनेंट का होमवर्क दूंगा, ओके। हाँ, डिटर्मिनेंट खत्म हो गया मेरी तरफ से, ओवर, ठीक। चलो बाय, जय हिंद।